हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। आइए डाइंग टू बी मी का नेक्स्ट चैप्टर करिश्मे का एहसास देखते हैं अनीता जी ने क्या लिखा है। वो कहती हैं कि जिस एक क्षण में मैंने मृत्यु की ओर जाने का फैसला लिया, मैं सच के एक नए स्तर के संपर्क में आ गई। मैंने पाया कि चूंकि मैंने अपने असली रूप को जान लिया था और मैं अपनी सच्ची आत्मा को उसकी भव्यता में देख चुकी थी, इसीलिए यदि मैंने वापस जाने का निर्णय लिया तो मेरा शरीर रोगी नहीं रहेगा। यह काम महीनों या सप्ताह में नहीं बल्कि दिनों में हो जाएगा। मैं जानती थी कि यदि मैंने अपने शरीर में वापस जाने का निर्णय लिया तो इस देह में कैंसर का नामो निशान तक नहीं रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस एहसास से हैरत में पड़ गई। अब मैं इसका कारण समझना चाहती थी। तभी मुझे समझ आया कि मेरा शरीर मेरी ही आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है। अगर मेरे आंतरिक स्वयं को इसकी महानता और उस सर्वज्ञ से अपने संपर्क का ज्ञान है तो मेरी देह भी जल्द ही रोग मुक्त हो जाएगी। हालांकि मेरे पास हमेशा चुनाव करने की आज़ादी थी, पर मैंने यह समझ भी नहीं पाई कि हम जो जानते हैं उससे अधिक कुछ न कुछ हमेशा होता है। ऐसा लगा कि जैसे मुझे अभी कोई उद्देश्य पूरा करना है, लेकिन वो उद्देश्य क्या है, मैं उसका पता कैसे लगाऊं? मैंने यह जाना कि मुझे उस उद्देश्य की तलाश के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, वह स्वयं ही मेरे सामने आएगा। इसमें बहुत से लोग भी सहायक होंगे, सैकड़ों और हजारों लोग जो मेरी सहायता करेंगे। शायद उन्हें कोई संदेश भी देना है, लेकिन इसके लिए मुझे किसी तरह का तनाव नहीं झेलना होगा कि यह काम कैसे किया जा सकता है या मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकूंगी। मुझे तो बस इसे अपने सामने आने की इजाज़त देनी होगी। मैं इस इजाज़त देने की दशा में तभी आ सकती थी जब मैं केवल वही बनी रहती जो मैं थी, यानी अपने अस्तित्व के साथ एकाकार होना। मुझे एहसास हुआ कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भी मुझे केवल यही तो करना था कि मैं जो हूँ वो बनी रहूँ। मुझे अपने दोषों के लिए किसी तरह की कोई परख या ग्लानि नहीं रखनी थी। इसके साथ ही मैं यह भी समझ गई कि भीतर से हम सबकी आत्मा विशुद्ध प्रेम के मेल से ही बनी है। हम सब विशुद्ध प्रेम ही हैं। यदि हम सभी उस एक संपूर्ण सत्ता से आए हैं और हमें वापस जाना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक ना हो? मैं जानती थी कि एक बार यह एहसास होने के बाद जीवन में किसी भय के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा और यह भय नहीं सताएगा कि हम कौन हैं। इस तरह प्रेममयी होना और अपने सच्चे स्वरूप के साथ एक होना दोनों एक ही बात है। जैसे ही मैंने इस सबसे बड़े रहस्य का अनुभव किया, ऐसा लगा जैसे कोई बिजली सी कौंधी हो। मैं समझ गई कि केवल उसी प्रेम का रूप लेने से, जो कि मैं सही मायनों में हूँ, मैं स्वयं को और दूसरों को आरोग्य दे सकती थी। अपने असली स्वरूप का साथ होना, अपने सत्य को जीना और जो हम सही मायनों में हैं वह प्रेममयी स्वरूप बनना। मानो मैंने अपने एहसास की पुष्टि के लिए अपने पिता और सोनी से संवाद किया। अब जबकि तुम यह जानती हो कि तुम कौन हो, तो वापस जाओ और निडर होकर अपना जीवन जियो। अनीता जी कहती हैं कि उस अवस्था में वो सब देख सकती थी। उन्होंने देखा कि उनके बहुत सारे दोस्त जो कि अलग अलग धर्मों से थे, वे अपने अपने भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी माँ मंदिर में शिव से उनके प्राणों की रक्षा मांग रही थी। उन्होंने देखा कि जब मैं बिस्तर पर बेसुध थी और मुंह, नाक और बाजुओं में नलियां ही नलियां लगी थी, मेरे सिरहाने बैठे मेरे पति बार बार मेरे कान में हौले हौले बोल रहे थे ताकि मुझे उनकी मौजूदगी का एहसास होता रहे। वे मुझसे लौट आने का आग्रह कर रहे थे। हम दोनों को अभी बहुत कुछ साथ साथ करना है। मैंने डैनी की बुदबुदाहट सुनी। प्लीज़ प्लीज़ लौट आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, भले ही पूरा जीवन क्यों ना बीत जाए। उन्होंने सारी रात जागते हुए मेरे बिस्तर पर लगे डायल और मीटरों पर नज़र बनाए रखी। वे चाहते थे कि मैं उनके पास वापस आ जाऊँ। उन्हें डर था कि कहीं वे वहाँ से उठे और मैं उनसे मिले बिना ही संसार से विदा न ले लूँ। मेरे प्यारे डैनी, उम्मीद करती हूँ कि तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने पाया कि मैं मन ही मन उससे संवाद कर रही थी। भगवान के लिए मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। काश मैं तुम्हें ये बता सकती जो मैं अब जानती हूँ। तुमने मेरे
जिस शरीर का हाथ थाम रखा है वह असलियत में मैं हूँ ही नहीं। हम हमेशा एक साथ रहेंगे, समय स्थान की सीमाओं से परे हमारा जुड़ाव बना रहेगा। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं भौतिक रूप से अपने प्राण क्यों न त्याग दूँ, पर हमारा साथ बना रहेगा। हम कभी अलग नहीं होंगे। अब मैं यह जानती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी जान लो कि सब कुछ पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सुबह 4 बजे के करीब मेरी सांसें डूबने लगी। मैं इस तरह हाँफ रही थी जैसे मुझे सांस ना आ रही हो। डैनी घबरा गए, उन्हें लगा कि मैं दम तोड़ रही हूँ। उन्होंने घबरा कर आपातकालीन अलार्म बजा दिया। नर्सेस दौड़ती हुई आई और मेरी हालत देखकर एक ने झट से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को वहाँ आने में 20 मिनट लगे और उन्होंने मुझे देखकर डैनी को बताया कि आपकी पत्नी के फेफड़ों में पानी भर गया था। वे अपने शरीर में भरे उस द्रव्य के कारण ही सांस नहीं ले पा रही। डॉक्टर ने नर्सेज को प्लूरल एफ्यूजन किट लाने को कहा और मैंने देखा कि यह एक पारदर्शी बैग था जिसके साथ एक बड़ी सी सुई दी गई थी। उन्होंने मेरी पीठ से ले जाते हुए फेफड़ों में उस सुई को डाला। वे उस सुई में भरकर मेरे शरीर से तरल पदार्थ निकालकर बैग में खाली करते गए। उन्होंने इसे 3-4 बार दोहराया और इस तरह बैग में करीब 1 लीटर तरल पदार्थ आ गया। फिर उन्होंने सुई निकाल दी। मैं अब भी अपने शरीर को देख सकती थी। अब यह आसानी से सांस ले पा रहा था। मेरे पति सारे दिन मेरे सिरहाने ही बने रहे और मेरे बिस्तर पर लगे डायलोमीटर देखते रहे। उन्होंने लगातार मेरा हाथ थामे रखा। मेरा भाई दोपहर हांगकांग पहुंचा और एयरपोर्ट से उसने पहले डैनी को कॉल किया। इसके बाद मैंने अपने भाई की आवाज़ सुनी और मैंने पाया कि मैं मुस्कुराने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी प्यारी बहन, वेलकम बैक। अनूप का उल्लास छिपा ही नहीं छिप रहा था, क्योंकि शाम 4 बजे के करीब मेरी पलकों में ज़रा फड़फड़ाहट हुई, पर मेरी दृष्टि बहुत धुंधलाई हुई थी। मैं बड़ी मुश्किल से अंदाज़ा लगा सकी कि डैनी मेरे पास झुक कर खड़े हैं और फिर मैंने उनकी आवाज़ सुनी। इसे होश आ गया, ये लौट आई। उनकी आवाज़ से खुशी झलक रही थी। तुम आ गए। मैं जानती थी कि तुम आ रहे हो। मैंने तुम्हें विमान में देखा था। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा उलझन में दिखा। उसने मेरी बात को अनसुना सा कर दिया। मेरा परिवार मुझे वापस अपने बीच पाकर बहुत खुश था। मेरी माँ भी वहीं थी। वे मेरा हाथ थाम कर मुस्कुराई। मैं थोड़ी उलझन में थी क्योंकि मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं गहरी बेहोशी से लौटी थी। अब भी यह नहीं समझ पा रही थी कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उस दूसरे लोक से लौट आई हूँ। धीरे धीरे मुझे साफ दिखाई देने लगा। अब मैं अपने परिवार को अच्छी तरह देख सकती थी। मैंने अनूप के पीछे दीवार के पास रखे सूटकेस को देखा। डॉक्टर भीतर आए तो मुझे सचेत पाकर विस्मित और प्रसन्न हो उठे। वे बोले, आपका स्वागत है। हम सब आपके लिए बहुत चिंतित थे। गुड इवनिंग डॉक्टर चान, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, मैंने शांत स्वर में कहा। आपने मुझे कैसे पहचाना? उनके चेहरे की हैरानी साफ देखी जा सकती थी। क्योंकि मैंने आपको देखा था, मैंने उनसे कहा। आप ही ने तो आधी रात को मेरे फेफड़ों से पानी निकाला था जब मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वे थोड़े चकराए और बोले, जी पर आप तो कोमा में थे, आपकी तो आंखें बंद थी। उन्होंने बात को यूं ही हवा में उड़ाना चाहा। यह तो वाकई बहुत ही सुखद सरप्राइज है। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि आपको इस तरह जागते हुए देख पाऊंगा, पर मैं भी आपके परिवार के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। आपके लिवर और किडनी की जांच के नतीजे अभी अभी मिले हैं और उन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। वे बहुत खुश दिखाई दिए। मैं जानती थी कि मेरे अंग फिर से काम करने लगेंगे। मैंने धुंधलाई आंखों और थोड़ी उलझन के बीच कहा, नहीं, भला आपको कैसे पता होगा? डॉक्टर चांद ने मुझे दिलासा देना चाहा। यह तो अचानक ही हुआ, अब आप थोड़ा आराम करें। उन्होंने कमरे से बाहर जाते हुए निर्देश दिए। मेरा परिवार खुशी से दमक रहा था। मैंने अपने परिवार को एक लंबे अरसे से इतना खुश नहीं देखा था। उन्होंने डॉक्टर को इस खुशखबरी के लिए दिल से धन्यवाद दिया। जब डॉक्टर चांद चले गए तो मैंने अपने पति से पूछा, उन्हें इस बात पर हैरानी क्यों हो रही थी कि मैंने उन्हें पहचान लिया? मैंने उन्हें अपना इलाज करते हुए देखा। क्या वे वही डॉक्टर नहीं हैं जिन्होंने तुम्हें बताया कि मेरे अंगों ने काम करना बंद कर दिया है और अब मैं नहीं बचूंगी? मेरे पास जीने के लिए केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। डैनी ने पूछा, तुमने यह सब कैसे सुना? उन्होंने तो यह बात गलियारे में कही थी, जो यहाँ से करीब 40 फीट नीचे है। मैं नहीं जानती कि मैंने कैसे सुना।
और मैं यह भी नहीं समझ पा रही कि मैंने यह सब क्यों सुना। पर मैं पहले से जानती थी कि मेरे अंगों की जांच के नतीजे क्या होंगे। मुझे डॉक्टर के आने से पहले ही ये बात पता थी, मैंने कहा। हालांकि अभी मुझ पर निद्रा हावी थी, पर यह साफ होता जा रहा था कि मेरे साथ कुछ न कुछ खास तो ज़रूर हुआ है। आने वाले दिनों में मैं धीरे धीरे अपने परिवार को यह बताने में सफल रही कि दूसरे लोक में क्या हुआ था। मैंने उन्हें इस दौरान हुई कई घटनाओं का हवाला भी दिया जब मैं कोमा में थी। मेरा परिवार उन सभी बातों को सुनकर हैरान था जो मैंने उस बेहोशी के दौरान सुनी थी, क्योंकि वे सारी बातचीत केवल मेरे कमरे के आसपास नहीं बल्कि नीचे हॉल, अस्पताल के प्रतीक्षा कक्षों में हुई थी। मैं ऐसे कई उपचार प्रक्रियाओं के बारे में जानती थी जो मुझे दी गई, और मैंने इलाज करने वाले बहुत से डॉक्टर और नर्सेज को पहचाना। ये देखकर मेरे आसपास के लोग हैरान रह गए। मैंने अपने परिवार और कैंसर विशेषज्ञों को बताया कि मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, और जब मैं आधी रात को अपने ही शरीर से भरे तरल पदार्थों के कारण मरने की कगार पर थी तो मेरे पति ने आपातकालीन अलार्म बजाया। मुझे याद था कि किस तरह नर्सेज ने मेरी हालत देखने के बाद झट से डॉक्टर को बुलाया, जो कि भागे भागे आए, क्योंकि हर किसी को यही लग रहा था कि मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रही हूँ। मैंने उस घटना का वर्णन विस्तार से किया, साथ ही यह भी बताया कि यह सब कितने बजे हुआ था, जिसे सुनकर सबके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। मैंने उस व्यक्ति को भी पहचाना जो मुझे अस्पताल लाए जाने के बाद मुझे देखकर घबरा गया था। मैंने अपने परिवार के सदस्यों को बताया यह वही पुरुष नर्स था जिसने कहा था कि मेरी नसें तो खींच गई हैं। मैं लगातार यही बोलता रहा कि मेरे अंगों पर मांस की परत तक नहीं है, मैं केवल हड्डियों का ढांचा रह गई हूँ, इसलिए मेरे शरीर में ड्रिप लगाने के लिए नस नहीं मिल रही। दरअसल उसका मायूसी से भरा सुनकर लग रहा था कि मेरे शरीर में ड्रिप चढ़ाने के लिए नस खोजने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं। मेरा भाई यह सुनकर थोड़ा खफा हो गया और बाद में उसने माना कि उसने उस पुरुष नर्स को फटकारते हुए कहा था कि मेरी बहन ने उस समय तुम्हारी एक एक बात को सुना, जब तुम्हें उसके शरीर में ड्रिप चढ़ाने के लिए नस नहीं मिल रही थी। मैं बता रही थी कि तुमने तो इलाज से पहले ही बचने की आस छोड़ दी थी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वे मेरी बात सुन सकती हैं, वे तो कोमा में थी। मेरे भाई की फटकार सुनकर उसे हैरानी हुई और सदमा भी लगा, और उसने माफ़ी मांगी। मेरे कोमा से बाहर आने के 2 दिन के भीतर डॉक्टरों ने मुझे सूचित किया कि मेरे अंगों ने करिश्माई तरीके से काम करना शुरू कर दिया। रोग का टॉक्सिक प्रभाव घटने के बाद शरीर की सूजन कम होने लगी। मैं बहुत सकारात्मक और आशावादी महसूस कर रही थी। इसीलिए मैंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे भोजन देने के लिए लगाई गई नली निकाल दें। मैं अपने खाने के लिए तैयार थी, लेकिन एक डॉक्टर ने मेरी बात का विरोध किया। उनका दावा था कि मैं कुपोषण से ग्रस्त हूँ, क्योंकि मेरा शरीर पोषक पदार्थों का अवशोषण नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने आग्रह किया कि मैं अपना भोजन खुद लेने के लिए तैयार हूँ। जो भी हो, मेरे अंग सामान्य तौर पर अपना काम कर रहे थे। वे बेमन से मान गई और साथ ही यह भी कहा कि अगर मैंने ठीक से खाना नहीं खाया तो वे उस नली को दोबारा लगा देंगी। भोजन को पेट तक ले जाने वाली नली के कारण मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, और यह नली मेरी नाक से होते हुए सांस नली को पार कर मेरे पेट तक जा रही थी। इसीलिए मैंने उससे छुटकारा पा लिया। जब उस नली को हटा दिया गया तो डॉक्टर ने मेरे परिवार को सलाह दी कि इस समय मेरे लिए आइसक्रीम सबसे बेहतर रहेगा। जब एक अन्य कैंसर विशेषज्ञ ने मेरी जांच की तो वे हैरानी को छुपा नहीं पाए। उन्होंने कहा, केवल 3 दिन के भीतर ही आपके ट्यूमर सिकुड़ गए हैं, ग्रंथियों में आई सूजन लगभग आधी हो गई है। अगले ही दिन मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वो ऑक्सीजन नली हटा रहे हैं। डॉक्टरों ने जांच के बाद पाया कि मैं सहज रूप से सांस ले रही हूँ, इसलिए ऑक्सीजन नली को हटा दिया गया। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ सकती थी, हालांकि सिर को तकिए की मदद से ऊंचा करना पड़ता था, क्योंकि कमजोरी इतनी अधिक थी कि मैं ज़्यादा देर तक सिर उठा नहीं सकती थी। अब तो मैं सचमुच 7वें आसमान पर थी। मैं अपने परिवार से बात करना चाहती थी, और अनूप से मिलने व बात करने का तो मज़ा ही कुछ और था। अब तक मेरी हालत में इतना सुधार आ चुका था कि मैं अपने आईपॉड पर म्यूज़िक सुन सकूं। मैंने डैनी से कहा कि वे घर से मेरा आईपॉड ले आए। अब मेरा मन आनंदित था, और इसीलिए मुझे ऐसा संगीत सुनना अच्छा लग रहा था। हालांकि मेरी हालत ऐसी थी कि उस संगीत की धुनों पर नाचना तो दूर, मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती, लेकिन बस मन सकारात्मक था। मैंने खुद को एक बच्चे की तरह महसूस किया। मैं संगीत सुनना चाहती थी, मैं आइसक्रीम खाना चाहती थी,
अपने परिवार के सदस्यों से बात करना चाहती थी, मैं खिलखिला रही थी, मैं खुश थी। चूँकि मैं अभी आईसीयू में थी, इसीलिए डॉक्टरों को लगा कि मैं उन रोगियों को परेशान कर सकती हूँ जो गंभीर रूप से रोगी थे। उनके परिवार के सदस्यों ने संगीत, हँसी और मेरे पर्दे के उस ओर से आने वाली बातों के स्वर को लेकर शिकायत करना शुरू कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि आपसे क्या कहूँ। यह भी नहीं समझ आ रहा कि आपकी फाइल में क्या लिखना चाहिए। आपका केस तो वाकई कमाल है। सुबह के राउंड में मेरी जांच के लिए आए डॉक्टर चांद ने कहा। 5वां दिन आने तक मुझे अस्पताल के सामान्य कक्ष में भेज दिया गया, जहां मैं अपनी मर्जी से संगीत सुन सकती थी और जी भर के ठहाके लगा सकती थी। इस तरह सबको लगभग ये अंदाज़ा हो ही गया था कि उनके साथ कोई चमत्कार हुआ है। ये कहती हैं, हे ईश्वर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे विस्मय से भरकर सोचा, इन गाड़ियों, बगीचों, इमारतों और बचपन की यादों से सजे दृश्यों को देखो। ये कितना कैसा संदेश दे रहे हैं। मुझे एक और अवसर दिया गया है। मैं एक नए सिरे से शुरुआत कर सकती हूँ। हालांकि दृश्य जाना पहचाना था जब मैंने बाहर देखा और सब कुछ सामान्य ही था, लेकिन इसके बावजूद सारा संसार जैसे नया सा दिख रहा था। सब कुछ इतना ताज़ा और सुंदर था, मानो मैं उसे पहली बार देख रही हूँ। मैंने रंगों को पहले कभी इतना उजला नहीं पाया, और जैसे मैं हर चीज़ को पहली बार बारीकी से देख रही थी। वो कहती हैं कि मैंने हर चीज़ को जैसे नई नज़र से देखा, मानो जैसे एक बच्ची। यह दृश्य तो सामान्य ही था, लेकिन मैंने एक लंबे समय से इससे बेहतर कुछ देखा ही नहीं था, या शायद कभी नहीं देखा था। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।